जब एक छोटी सी फाइट ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर बन जाए तब समझ जाओ कि दुनिया किसी बड़े तूफान के किनारे खड़ी है। दुनिया में कई जगह छोटी बड़ी टेंशन्स तो चलती रहती हैं, पर मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के लिए हर बार एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह बन जाता है। और अब ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे है डीप रिलीजियस डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल हेट्रेड, प्रॉक्सी टेररिज्म और ग्लोबल सुपर पावर के इंटरेस्ट्स। और अब ये झगड़ा नए और भी ज्यादा बड़े खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। लेकिन हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, आज हम समझेंगे ईरान और इजराइल के बीच आखिर असली टेंशन्स क्या हैं, कैसे न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा रियल बन सकता है, और कौन कौन से देश इस फायर को बढ़ाना चाहते हैं और कौन शांत कर रहे हैं, और इंडिया के लिए इस वॉर से क्या क्या लर्निंग्स हैं, और क्या पाकिस्तान और कुछ इस्लामिक नेशंस इस वॉर का यूज अपना पर्सनल हिडन एजेंडा पुश करने के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सब कुछ वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ का इशारा है। ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की बैक स्टोरी। इजराइल जब 1948 में बना तब से इस्लामिक वर्ल्ड के काफी सारे देश, स्पेशली ईरान, ने उसे कभी भी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। ईरान एक शिया मेजॉरिटी इस्लामिक रिपब्लिक है जिसका विजन है मिडिल ईस्ट में इस्लामिक लीडरशिप को इस्टेब्लिश करना। वहीं इजराइल एक जूइश डेमोक्रेटिक स्टेट है जो अपने सर्वाइवल के लिए हर वक्त अग्रेसिव सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पे काम करता रहता है। 1980s के बाद ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे कई टेरर ग्रुप्स को फंड करना शुरू कर दिया था, स्पेशली लेबनान और सीरिया में, जो कि डायरेक्टली इजराइल के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं। और इजराइल ने इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मल्टीपल कोवर्ट ऑपरेशंस किए, चाहे साइंटिस्ट असैसिनेशंस हो या फिर न्यूक्लियर प्लांट पर साइबर अटैक्स। ईरान ओपनली कहता है कि वो जियोनिस्ट रिजीम को खत्म करना चाहता है, और इजराइल भी ओपनली कहता है कि वो ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा। इसका मतलब ये कि दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को एग्जिस्ट करने का हक तक नहीं देती। चैप्टर 2, प्रॉक्सी वॉर से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तक। पास्ट के 20-25 सालों में तो ये लड़ाई प्रॉक्सी बैटल्स में ही लिमिटेड थी। ईरान सीरिया, इराक और लेबनान के थ्रू इनडायरेक्ट वॉर लड़ता रहता था, और वहीं इजराइल मोसैड, साइबर वॉरफेयर और एयर स्ट्राइक से रिस्पॉन्ड करता रहता था। बट थिंग्स चेंज इन 2020s। ईरान ने 2021 के बाद रैपिडली न्यूक्लियर फ्यूल एनरिचमेंट शुरू कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2023 तक 60% यूरेनियम एनरिच कर दिया था, जो कि ऑलमोस्ट एक एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लेवल तक का है। और इसीलिए इजराइल के लिए ये एक रेड लाइन थी, और तब से ही इजराइल ने अपने असैसिनेशंस और एयर स्ट्राइक्स को अग्रेसिव कर दिया। फिर आए हमास अटैक्स इन 2023 एंड 2024, जिसमें ईरान का इनडायरेक्ट सपोर्ट भी माना गया। और अब पूरी दुनिया देख रही है कि ये कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में अब बदल चुका है। चैप्टर 3, जून 2025, जब वॉर रियलिटी बन गई। जून 2025 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इजराइल ने ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर एरियल स्ट्राइक्स किए, वो भी तेहरान के पास, जिसके रिटेलिएशन में ईरान ने तल अवीव की क्लोज बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। और ये कोई पहले की तरह नॉर्मल एक्सचेंज नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान ने बोला वी आर रेडी फॉर अ फुल स्केल वॉर। और इसी के बाद इजराइल ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन को स्ट्रेटेजिक अलर्ट पर रख दिया। यूएसए ने भी अपने वॉरशिप्स पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय किए, और रशिया ने भी ईरान के सपोर्ट में इनडायरेक्ट मिलिट्री सप्लाईज बढ़ा दी। चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला ईरान के सोवेनिटी के अगेंस्ट कोई भी अग्रेशन अनएक्सेप्टेबल होगा, और यूरोप फ्रैक्चर हो गया। जर्मनी और फ्रांस तो इजराइल के साथ है, लेकिन रेस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज डिवाइडेड, और वर्ल्ड मीडिया ने इसे प्री वर्ल्ड वॉर टेंशंस बोला है। चैप्टर 4, न्यूक्लियर वेपन्स, सिर्फ थ्रेट या रियल यूज। दोनों ही देश न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पर खड़े हैं। इजराइल ने कभी भी ऑफिशियली एडमिट नहीं किया कि उसके पास न्यूक्स है, लेकिन एस्टिमेट्स के मुताबिक उसके पास 80 to 90 वॉरहेड्स हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर नहीं है, बट उसका एनरिचमेंट लेवल बता रहा है कि वो 6 से 12 महीने के अंदर एक क्रूड बॉम्ब बना सकता है। और बात सिर्फ ये नहीं कि बॉम्ब किसके पास है, बात ये है कि कौन उस बॉम्ब को यूज करने के लिए डेस्परेट हो रहा है। चैप्टर 5, USA, Russia, China and Europe, the global chessboard. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success.
यूएसए इसराइल का एक स्टोन चला है और वो अपनी मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस और डोमिनेंस को बनाए रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रशिया ईरान की क्लोज पार्टनर के रूप में वेस्ट को चैलेंज करना चाहता है। एंड अगेन चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए ईरान के ऑयल और पोर्ट्स पे कंट्रोल बढ़ाना चाहता है। यूरोप फ्रेगमेंटेड है, इकोनॉमिक सैंक्शंस और रेफ्यूजी क्राइसिस से ऑलरेडी प्रेशर में है और इन सब के बीच ईरान और इसराइल अब एक प्रॉक्सी नहीं, एक ग्लोबल कोल्ड वॉर के लिए लाइव बैटलफील्ड बन चुके हैं। चैप्टर 6, इंडिया न्यूट्रल बने या स्ट्रेटेजिक। इंडिया के ईरान के साथ भी टाइज हैं, छाबर पोर्ट, ऑयल डील्स और स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया इसराइल से भी डीप डिफेंस और टेक की पार्टनरशिप में है। इंडिया अब तक तो इस सिचुएशन में न्यूट्रल रहा है, लेकिन ये न्यूट्रलिटी आखिर कब तक सस्टेन कर पाएगी? क्या इंडिया को अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंसी सिक्योर करनी चाहिए या फिर इंडिया को मिसाइल और डिफेंस और न्यूक्लियर डिटरेंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? इस कॉन्फ्लिक्ट से एक चीज तो क्लियर है कि इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस दोनों को ही रीइवैल्यूएट करने की सख्त जरूरत है। चैप्टर 7, पाकिस्तान एंड अदर इस्लामिक नेशंस आर द हिडन थ्रेट। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान ने ईरान को पब्लिकली सपोर्ट किया है, बट बिहाइंड द सीन्स हमास, हिजबुल्लाह, हुती रेबल्स जिनके लिंक्स पाकिस्तान बेस्ड जिहादी आउटफिट से मिले हैं, वो भी अब एक्टिव हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया, कतर और टर्की सब अपना रिलीजियस और पॉलिटिकल एजेंडा पुश करने में लगे हुए हैं। इस्लामिक कंट्रीज का रेडिकल सेक्शन इस वॉर को एक रिलीजियस जिहाद बना रहा है, जो कि सिर्फ इसराइल के अगेंस्ट नहीं बल्कि वेस्ट और इंडिया के लिए भी एक थ्रेट बन सकता है। तो क्या ये सिर्फ एक रीजनल इनस्टेबिलिटी है या फिर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का ग्लोबल एक्सपोर्ट हो रहा है? चैप्टर 8, क्या वर्ल्ड वॉर 3 पॉसिबल है? तो अब सवाल तो यही है कि जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये सब कुछ वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? टेक्निकली अगर इसराइल ने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किए तो नेटो एक्टिव हो सकता है, और अगर ईरान पर फुली इन्वेजन हुआ तो रशिया और चाइना जरूर रिएक्ट करेंगे, और अगर मिडिल ईस्ट ब्लास्ट हो गया तो एनर्जी क्राइसिस, रेफ्यूजी वेव और ग्लोबल इनस्टेबिलिटी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। वर्ल्ड वॉर 3 अभी टेक्निकली नहीं हुआ है, लेकिन साइकोलॉजिकली दुनिया उसके डर के नीचे अभी जी रही है। फाइनल वर्डिक्ट, इस वॉर ने हमें एक सिंपल सी चीज तो जरूर समझा दी है, पीस इज नॉट गारंटीड एंड स्टेबिलिटी इज एन इल्यूजन। और पावर डायनेमिक्स तो हर वक्त बदलता ही रहता है, और इंडिया के लिए ये वक्त है सीखने का, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने का। हमें अपनी मिलिट्री और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाना ही होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट अब जियोपॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं, कैलकुलेटेड डिप्लोमेसी चाहिए। वर्ल्ड एक एज पर खड़ा है, एक गलत मिसाइल और पूरा चैप्टर चेंज हो सकता है, और इसीलिए ये वक्त सोचने का है, प्रिपेयर करने का है और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके क्या थॉट्स है इस वॉर लाइक सिचुएशन को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर @theअभिषेक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं हूँ अभिषेक और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।